मुकाबले को देखते हैं 260 रन पर केवल सिमट गई भारतीय टीम। उसमें भी अगर जो अंतिम हमारी साझेदारी थी 9वें और 10वें विकेट के लिए, शायद अगर वो साझेदारी ना होती तो ये स्कोर भी ना होता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 47 रन की भागीदारी हुई आखिरी विकेट के लिए जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के बीच में, और एक ऐसी भागीदारी जो दोनों, अगर ये मैच ड्रॉ होता है जिसकी पूरी संभावना है, तो ये दोनों टीमों के बीच का एक बड़ा अंतर साबित हो सकती है और ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि जो काम बल्लेबाज नहीं कर पाए वो काम आखिरी जोड़ी ने किया और आकाशदीप तो तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है इस पारी का बनाने में कामयाब रहे। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि अब जो स्कोर है, बुमराह ने एक विकेट चटकाया है शुरुआती ओवर में, उस्मान ख्वाजा का विकेट चटकाया है जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उनकी एक फुल ऑफ गुड लेंथ गेंद पर वो गच्चा खा गए। बैट और पैड के बीच में काफी गैप था जिसके गेंद जो है विकेटों पर चली गई, तो भारत को पहला विकेट मिला है। लेकिन आज क्योंकि पहले सत्र का खेल नहीं हुआ, बहुत कम खेल हुआ, यानी ये कहिए कि 5 ओवर जो भारत ने खेले हैं आज, बस वही उतना ही खेल हुआ है पहले सत्र में। अगर वो पूरा सत्र होता तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ उम्मीदें जगती और ऑस्ट्रेलिया तेज बल्लेबाजी करके भारत को दूसरी पारी में न्योता देता रन बनाने का, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इसलिए स्थितियां अब काफी अनुकूल हैं और भारत अब अगले 2 मैचों के बारे में सोच सकता है। जी, लेकिन 5वें दिन का मुकाबला शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया का भी एक विकेट गिर चुका है। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं मनोज जी, क्या लगता है आपको भारतीय टीम यहां पर इस मुकाबले को ड्रॉ करवाने में सफल होगी? क्योंकि किसी भी टीम की जीत यहां पर काफी मुश्किल लगती है। जी हाँ, बिल्कुल जीत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अब 2 ही सत्र है। 2 ही सत्र में या तो ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत ही धूम धड़ाका कर दे और यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर जो है पारी समाप्ति की घोषणा कर दे, अच्छा तेज बल्लेबाजी करते हुए, और उसके बाद भारत का कोलैप्स हो जाए। लेकिन अब सब कुछ आपके अनुकूल नहीं होगा ना, क्योंकि अब जो गलतियां भारत ने की हैं, अब वो गलतियां भारत जो है बार बार नहीं दोहराएगा। और मैं समझता हूं कि अब ये सबक है भारतीय टीम के लिए कि यहां तो आप बच गए, यहां तो आखिरी जोड़ी ने बल्लेबाजी से आपको बचा लिया, आप गेंदबाजों ने बचा लिया बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता। यहां आपको टॉप ऑर्डर को अब चलना ही होगा, मेलबर्न में भी और सिडनी में भी। अब ये डू और डाई वाली स्थिति है, क्योंकि WTC का फाइनल आपके मुहाने पर आप खड़े हुए हैं और पिछली 2 बार आप फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन फाइनल जीत नहीं पाए। उसकी भी एक टीस है और उसको वो तभी पूरी होगी जब हम चैंपियन तभी बनेंगे जब पहले हम फाइनल में पहुंचेंगे। और फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी होगा कि हम अगले दोनों मैच जरूर जीतें, क्योंकि अगर एक मैच जीतते हैं या सीरीज 2-1 से जीतते हैं तो फिर आपको दूसरी टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना पड़ेगा। जी मनोज जी, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस रही है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल जडेजा बहुत ही उम्दा खेले और उन्होंने जो गेंदबाजी से जो एक कमजोरी उनकी देखने को मिली, क्योंकि गेंदबाजी में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा कि अपेक्षित था या जैसी उनसे उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, और मैं कहूँगा कि अगर ये भारत ने फॉलो ऑन टाला है, फॉलो ऑन से भारत बचा है, तो वो उसमें जडेजा के बिना संभव ही नहीं था। पहले KL राहुल, फिर जडेजा, और बाद का काम जो है, जो 33 रन रह गए थे जब 9वां विकेट गिर गया था भारत का जडेजा के रूप में, तो फिर आखिरी जोड़ी ने 33 रन क्या 47 रन की पार्टनरशिप करके भारत को बचा लिया, मैं कहूँगा फॉलो ऑन से, क्योंकि दूसरी पारी फिर भारत को ही खेलनी पड़ती और फिर ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य होता 200 रन के अंदर अंदर भारतीय टीम को आउट करना, क्योंकि यहाँ दरारें हैं, आखिरी एक छोर पर काफ़ी दरारें हैं, आखिरी दिन है और आखिरी दिन में इस मैदान पर ब्रिस्बेन गाबा पर खेलना थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं। जी, और दूसरी ओर मनोज, अगर भारतीय टीम के बल्लेबाजी को लेकर बात की जाए, किस तरीके से आप भारतीय टीम के बल्लेबाजी को देखते हैं इस पूरी सीरीज को लेकर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पहला मुकाबला भले हम जीते, दूसरा मुकाबला हम हार गए और तीसरा मुकाबला भी एक तरीके से कह सकते हैं कि हारते हारते हम बचे हैं। ड्रॉ की तरफ मुकाबला बढ़ रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि मुकाबला ड्रॉ ही होगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हम हारते हारते बचे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि इसके लिए आपको जरूरी है कि जो बल्लेबाज बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं उनको चलना होगा। आप बल्लेबाज हैं और आपसे रनों की दरकार है, और विराट कोहली एक सेंचुरी बनाकर ही शांत हो गए। शुभमन गिल को देखें, उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा, वो एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। यशस्वी जायसवाल 161 रन की एक पारी छोड़ दें तो बाद में बाकियों में 2 तो उनके शून्य हैं, बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं। रोहित शर्मा जो पिछली 13 पारियां अगर आप देखें तो सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी है, 13 से भी नीचे का उनका औसत है। तो ये सारी चीजें बहुत अनुकूल नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, आप हारे नहीं हैं, यानी सीरीज में 1 मैच हारे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी आप सीरीज जो है 1-1 से बराबरी पर है। तो इससे ये जाहिर होता है कि अभी आपको वो झटका लगा नहीं है। अगर यही सिलसिला रहा तो झटका लगते देर नहीं लगेगी, तो बेहतर होगा कि झटका लगने से पहले आप संभल जाएं, पुरानी गलतियों से जो है बचें। और रोहित शर्मा के लिए मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा
जिस तरह से आपने एडिलेड में देखा, क्रीज के बाहर खड़े होकर वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका जो पिछला पांव था वो पॉपिंग क्रीज को छू रहा था, और उसके बाद ब्रिस्बेन में उन्होंने स्ट्रेटजी बदली, थोड़ा सा अंदर की तरफ आए वो खेलने के लिए, लेकिन दोनों ही बार उनकी जो स्थितियां थी, पैरों की मूवमेंट ही उनकी बिल्कुल गायब हो गई है, हाथों की मूवमेंट उनकी बहुत तेज है। अब हाथों की मूवमेंट अगर तेज होती है तो आप वनडे या सफेद बॉल जो क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है या वनडे है, वहां तो आप खेल सकते हैं, चल जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता, पैरों का चलना बहुत जरूरी है। अगर ये बदस्तूर इन स्थितियों पर काबू नहीं पाया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो मुझे बहुत खतरा लग रहा है भारतीय टीम का अगले राउंड में यानी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाना। जी मनोज जी, अगर चौथे टेस्ट मुकाबले को लेकर बात की जाए तो ऐसी क्या अपेक्षा रखते हैं आपकी टीम में बदलाव हो? देखिए, ये बदलाव का जहां तक सवाल है, ये बड़ा जो रोहित शर्मा के जो फैंस हैं वो कृपया मुझे माफ करें ये कहने के लिए, क्योंकि अब जो है आपको खिलाड़ी के स्टेटस को ध्यान नहीं रखना, अब आपको देखना है कि डू और डाई की स्थिति है। यहां अगर नहीं किसी खिलाड़ी का बल्ला नहीं चल पा रहा तो उसको बार बार आजमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज उनकी खराब गई, उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज उनकी खराब गई, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो चल रही है यहां उनकी सीरीज खराब गई। तो मैं तो कहूंगा तुरंत प्रभाव से ध्रुव जुरेल को टीम में रखें, जिन्होंने ठीक है एक मैच में वो भी नहीं चले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए दोनों पारियों में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से भी वो वाकिफ हैं। बिना देरी किए अगले मैच में मैं समझता हूं, क्योंकि बड़ा प्लेयर जो है उसको बाहर नहीं किया जाता, उसको इंजरी की बात कह के बाहर किया जाता है, तो मैं समझता हूं कहीं भी उनको इंजरी दिखाकर आप बाहर करें और इस वक्त ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल करें। और दूसरा बदलाव जो है मैं समझता हूं प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला सकते हैं सिराज की जगह पर, या फिर नीतीश रेड्डी की जगह पर, किसी एक की जगह खिला सकते हैं, लेकिन रेड्डी की जगह खिलाएंगे तो बल्लेबाजी से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रसिद्ध कृष्णा भी बल्लेबाजी करने लगे हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उन्होंने जो गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, लोअर ऑर्डर में अच्छी उपयोगी बल्लेबाजी की और गेंदबाजी में उन्होंने 6 विकेट भी चटकाए थे। तो मैं समझता हूं ये 2 बदलाव, संभावित बदलाव मैं देख रहा हूं अगले मैच के लिए। जी, अगर टॉप ऑर्डर को लेकर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर भारतीय टीम का ठीक है? जिस तरीके से शुभमन गिल को लेकर जिक्र किया हमने, यशस्वी जायसवाल को लेकर जिक्र किया, विराट कोहली को लेकर हमने जिक्र किया, ऋषभ पंत को लेकर बात की जाए, कोई भी बल्लेबाज उस तरीके से परफॉर्म करता नजर नहीं आया। एक लय जो हम देखते हैं वो लय किसी भी बल्लेबाज के देखने को नहीं मिली पूरी सीरीज में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कागजों पर तो ये सारे नाम अगर आप देखेंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, सभी एक से बढ़कर एक नाम है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो उसमें हम बिल्कुल ही जीरो साबित हुए हैं। गनीमत है कि 3 मैच ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं और हम सीरीज में भी 1-1 से बराबरी पर हैं, और बिना आपकी बल्लेबाजी चले हुए, और लोअर ऑर्डर कब तक आपका साथ निभाता रहेगा? यहाँ तो जडेजा चल गए, या ये कहिए कि नीतीश रेड्डी आपके लोअर ऑर्डर में आकर रन बना देते हैं, और बीच में एक पारी विराट की अच्छी रहती है, एक पारी यशस्वी की अच्छी रहती है, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल गायब हो रही है। और तो और गेंदबाजी का भी यही हाल है, गेंदबाजी में भी आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है एक बुमराह को छोड़कर। बुमराह इस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर और इस पूरे सीजन के WTC सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर, और उनको भी आराम चाहिए भाई, लेकिन अब मजबूरी है, उनको आराम तो अब छोड़िए, अब तो उन पर टीम निर्भर कर रही है, और उनका दूसरे छोर पर साथ देने वाला कोई बॉलर नहीं है, और चौथा और पांचवा बॉलर तो भारत के लिए की कमजोर कड़ी है। तो बड़े आश्चर्य की बात हो रही है कि ये सब विपरीत परिस्थितियों में भी आप सीरीज में अभी तक बराबर हैं, पीछे नहीं। जी, अब अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को लेकर बात की जाए मनोज जी, तो WTC के फाइनल को लेकर जो राह है वो किस तरीके से भारतीय टीम की अब आसान या फिर मुश्किलों भरी होने वाली है? क्योंकि आज का मुकाबला जो है, यानी कि जो तीसरा मुकाबला लगभग तय माना जा रहा है कि ड्रॉ होगा, उसके बाद की स्थितियां क्या होंगी? देखो जी, अगर तो आप 3-1 से सीरीज जीतते हैं, यानी बात के दोनों मैच जीतते हैं, तो अपने दम पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अगर 3-1 से जीतता है तो वो अपने दम पर क्वालिफाई कर जाएगा, यानी दोनों टीमें हारने की स्थिति में बाहर हो जाएंगी। अगर भारत एक मैच जीतता है, एक ड्रॉ होता है मुकाबला, तो उस वक्त हमें कम से कम ये उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका जो है अगली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से कम एक मैच जरूर जीते। इफ एंड बट्स पर है, यदि सीरीज 2-2 से बराबरी पर रहती है तो हमें उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका सीरीज जीते, क्योंकि श्रीलंका अपने देश में खतरनाक है, अपने देश में उसको खेलना है ऑस्ट्रेलिया से, तो हमें श्रीलंका के मैच के परिणाम पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर हम 3-2 से जीतते हैं सीरीज, तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका सीरीज ड्रॉ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तब भी हम 3-2 से सीरीज जीतने के बावजूद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और वहीं साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर बना हुआ है इस समय, और साउथ अफ्रीका को अब पाकिस्तान से महज एक मैच खेलना है, और वो भी अपने देश में खेलना है, और पाकिस्तान रैंकिंग में 7वें स्थान पर लुढ़क गया है। तो ऐसी स्थिति में
साउथ अफ्रीका के लिए स्थितियां अनुकूल हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए और भारत के लिए स्थितियां अभी पेचीदा बनी हुई हैं। जी मनोज जी, दूसरी ओर मतलब ये समझा जाए कि भारतीय टीम को किसी भी हाल में ऑस्ट्रेलिया को अगले 2 मुकाबले जीतने से रोकना है और जिसमें से एक मुकाबला किसी भी सूरत पर भारत को जीतना है और दूसरा ड्रॉ करवाना है। जी हाँ, बिल्कुल। तब भी आपको जो है ना परिणाम जो है फिर श्रीलंका के मैच पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। अपने दम पर तो आपको दोनों ही मैच जीतने होंगे, क्योंकि अभी तक आप सीरीज में आगे नहीं है, बढ़त आपने नहीं बनाई है। तो आपको गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में ही हमारी हालत किसी से छुपी नहीं है। ये तो मैच बच गया आपका, नहीं तो यहाँ पर गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह जो है अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं, बल्लेबाजों में हमारे पास केएल राहुल अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्हें लोअर ऑर्डर का साथ मिल जाता है, बीच में जडेजा थोड़े बहुत जिस तरह से उन्होंने रन बनाकर भारत की इज्जत, भारत के ऊपर से खतरा टाला है। तो मैं समझता हूं कि हर बार लोअर ऑर्डर काम नहीं आएगा, हर बार लोअर ऑर्डर से हम उम्मीद करें और टॉप ऑर्डर जो है इसी तरीके से अपने विकेट फेंकता जाए या आत्मसमर्पण करता रहे, तो फिर स्थितियां मुश्किल हैं, चुनौतीपूर्ण है, असंभव कुछ नहीं है। हर रात के बाद सुबह होती है, तो उम्मीद कीजिए कि अब जल्दी ही सुबह मेलबर्न में आएगी और मेलबर्न भारत का लकी ग्राउंड है, क्योंकि वहाँ भारत जो है 2021 में भी जीता, 2018 में भी जीता। अजिंक्य रहाणे ने पिछली बार सेंचुरी बनाई थी यहाँ पर, एक मौके पर वो सेंचुरी बना चुके हैं। 2014 में भी भारत जो है ड्रॉ कराने में सफल रहा, लेकिन जो अगला मैच उससे होगा सिडनी में, वहाँ स्थितियाँ जो हैं बल्लेबाजी के अनुकूल होती हैं, वहाँ मैच ड्रॉ ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मेलबर्न जीतिए और फिर सिडनी के बारे में भी कुछ सोचें कि थोड़ा आक्रामक खेलकर मैच को जीतें। बिल्कुल मनोज जी, आक्रामक खेलकर मुकाबला जीतना होगा। अब देखना दिलचस्प यहाँ ये रहेगा कि भारतीय टीम अगले 2 मुकाबलों में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से WTC के फाइनल में पहुंचती है और फाइनल में पहुंचकर जो हार की दरकार है उसको दूर किस तरीके से करती है। मनोज जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम